एक स्टोरेज ब्रेसलेट। तेजस ने तुरंत ही इसकी तात्विक उतार चढ़ाव को महसूस कर लिया। विवेक से ऐसी उम्मीद थी कि तेजस सोच रहा था कि उन्हें राक्षसी जानवर की लाश को अपने शिक्षक के पास छोड़ देना चाहिए ताकि बाद में उसे ले जाया जा सके, क्योंकि वह अपना स्टोरेज बैग सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसा कि पता चला, सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई पूरी तरह से तैयार था। विवेक के पास एक स्टोरेज ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट से एक चमकदार प्रकाश निकलने लगा और कई बड़ी बोतलें प्रकट हो गईं। फिर उसने एक सरल काम किया। उसने जानवर का खून बहाया। राक्षसी जानवर का खून उसके शरीर के सबसे कीमती अंगों में से एक था। इस खून में भिगोने से उसी गुण के राक्षसों की सदमा में मदद मिल सकती थी। ये उन मनुष्यों के लिए भी समान था जिन्होंने राक्षसी भगवान परिवर्तन की साधना की थी। 5वें क्रम के राक्षसी जानवर के खून की अच्छी कीमत मिल सकती थी। विवेक ने खून बहाते हुए लाश को इकट्ठा किया और बिना किसी मदद के इसे संभाल लिया। फिर उसने फिशर छिपकली की लाश को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में सुरक्षित किया और बाकी से जमीन पर निशान साफ करने में, वो इकट्ठा करने और उसके निशान मिटाने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा आराम कर लें, विवेक ने टीम को आदेश दिया। गौरवलाल के लिए यह जरूरी था, क्योंकि क्रोनोक्रोक ट्रांसफॉर्मेशन के लगातार 3 उपयोगों ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति और रक्त रेखा शक्ति को काफी हद तक खत्म कर दिया था। इस तरह के निरंतर उपयोग से खपत सामान्य से कहीं अधिक थी, लेकिन प्रभाव भी जबरदस्त था। हालांकि उन्हें अपेक्षा से ज्यादा आराम करना पड़ा, लेकिन सभी का उत्साह ऊंचा था। एक दिन से भी कम समय में जब वे निकले थे, उन्होंने 5वें क्रम के राक्षसी जानवर को शिकार किया और एक नेचुरे सिक्का अर्जित किया। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त था और सामान्य कामों से पैसे कमाने की तुलना में बहुत तेजी से हुआ। भले ही वे तुरंत लौट जाएं, यह एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। इससे पहले गौरवलाल, दीपक और चांदनी ने उनके मिशन के लक्ष्य के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाई, लेकिन तेजस और विवेक ने उन्हें यह नहीं बताया। बस इतना कहा कि जब वे पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। अब उन्होंने और सवाल नहीं किए, क्योंकि जिस आसानी से उन्होंने 5वें क्रम के राक्षसी जानवर को मार डाला था, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। दीपक ने यहां तक कल्पना कर ली थी कि वह 9 या 10 राक्षसी जानवरों का शिकार करके धन कमाएगा और बहुमूल्य सामग्री खरीदेगा, जिससे उसे 4थे क्रम को तोड़ने की आशा थी। चांदनी और गौरवलाल भी दीपक की तरह ही उत्साहित थे, लेकिन तेजस और विवेक शांत थे। विवेक सोच रहा था कि पिछली लड़ाई में वह और अधिक उपयोगी कैसे हो सकता था, जबकि तेजस चुपचाप ध्यान और साधना में लगा था। तेजस ने राक्षसी जानवर की रक्तरेखा शक्ति को निगलने का प्रयास नहीं किया। एक कारण यह था कि राक्षसी जानवर की रक्तरेखा शक्ति राक्षस की तुलना में अधिक अराजक थी और इसे पचाना उतना आसान नहीं होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर उसने ऐसा किया और राक्षसी जानवर एक सूखी लाश में बदल गया, तो वह इसे कैसे समझाएगा? वह अपने साथियों के संदेह को जगाना नहीं चाहता था। पिछली लड़ाई से यह स्पष्ट था कि विवेक और गौरवलाल के पास युद्ध का पर्याप्त अनुभव नहीं था। विवेक कुछ हद तक बेहतर था, लेकिन गौरवलाल वास्तव में अनुभवहीन था। यदि उनका समन्वय उनकी वर्तमान ताकत के साथ मेल खाता, तो गौरवलाल को अपने साथियों को दुश्मन पर हावी करने के लिए केवल एक सही समय पर फ्रीज की आवश्यकता होती। हालांकि यह एक अच्छी शुरुआत थी। टीम वर्क एक ऐसा तत्व नहीं है जो केवल इच्छा शक्ति से विकसित हो जाता है। इसे समय और अनुभव की जरूरत होती है। तेजस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि इस समय कोई भी सिद्धांत वास्तविक युद्ध की स्थिति को नहीं बदल सकता। अगले राक्षसी जानवर जिनसे वे सामना करेंगे, केवल एक के बजाय कई होंगे। फिशर छिपकली ने उन पर कोई खास दबाव नहीं डाला था, इसलिए उनकी समझ अभी भी अधूरी हो सकती है। जैसे जैसे वे अधिक शक्तिशाली राक्षसी जानवरों का सामना करेंगे, उनकी अंतर्दृष्टि स्वाभाविक रूप से बेहतर होगी। दोपहर होते होते वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे और पांचों फिर से काली पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ने लगे। उनके जाने के कुछ समय बाद एक आकृति उस पहाड़ी पर उतरी जहां वे पहले गए थे। अभयराव ने उनके जाते हुए शरीर को देखा और उसके मुंह पर एक मुस्कान खेल रही थी। अच्छा, तेजस की युद्ध क्षमताएं असल में भी प्रभावशाली हैं। अगर तेजस की जगह कोई और 5वीं श्रेणी का छात्र होता, कैसी होती? वे निश्चित रूप से इसका सामना कर सकते थे, क्योंकि विवेक 6थे क्रम का साधक था। लेकिन फिशर छिपकली के खिलाफ भावना यही थी कि वे अचानक पकड़े जाते और छिपकली भाग जाती, जिससे टीम के किसी सदस्य को आश्चर्यजनक हमले में चोट लग सकती थी।
मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्हें इस मिशन पर साथ भेजना सही निर्णय था। तेजस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीम के समन्वय में थी और उनके साथ टीम की समग्र ताकत में स्पष्ट रूप से काफी वृद्धि हुई थी। इस बच्चे को इस तरह के युद्ध का अनुभव कहां से मिला? क्या संभव है कि इस दुनिया में कुछ लोग जन्मजात ज्ञान के साथ पैदा होते हैं? अभयराव ने सोचा कि शुद्ध रक्त प्रतिभा के मामले में तेजस शायद उन युवाओं में शीर्ष 50 में भी नहीं आता जिनसे उसने मुलाकात की है। हालांकि समग्र क्षमताओं और स्वभाव के मामले में वह ठोस दूसरे स्थान पर था। कम से कम अभी तो ऐसा ही लग रहा था। उसे बस उम्मीद थी कि तेजस भविष्य में भी इसी तेजी से विकास करता रहेगा। सभी बुशक्राफ्ट उत्साही जानते हैं कि पहाड़ों और जंगलों में भोजन की कभी कमी नहीं होती। काली पर्वत श्रृंखला से भली भांति परिचित लोगों के लिए जंगल में जीवित रहना कोई समस्या नहीं थी, खासकर विवेक के नेतृत्व में। जंगली फल चुनना और पहाड़ी झरने का पानी लाना उन्हें हाइड्रेटेड रखने और ऊर्जा को फिर से भरने में मदद करता था। जैसे जैसे वे पहाड़ों में आगे बढ़े, राक्षसी जानवरों की संख्या बढ़ती गई और चांदनी की भूमिका भी और महत्वपूर्ण हो गई। उसकी क्षमता उसे कम ऊंचाई पर टोही करने की अनुमति देती थी और जब भी वह राक्षसी जानवरों के समूह देखती थी तो टीम को टकराव से बचाने के लिए उनके चारों ओर चला जाता था। दीपक शुरू में और राक्षसी जानवरों का शिकार करने के बारे में उत्साहित था, लेकिन विवेक ने तुरंत उसके सुझाव को खारिज कर दिया। राक्षसी जानवरों की सूंघने की शक्ति अत्यंत तेज होती है। एक बार खून की गंध हवा में फैल गई तो ये अन्य जानवरों को आकर्षित कर सकती है। एक कमजोर राक्षसी जानवर को मारने से अनिवार्य रूप से एक मजबूत जानवर या कई और आकर्षित हो सकते हैं। डेमन महाद्वीप पर राक्षसी जानवरों की एक विशेषता यह थी कि वे कभी देवता नहीं बन सकते थे। यह शायद उनकी बुद्धि से संबंधित था। आध्यात्मिक बुद्धि विकसित करने में सक्षम कोई भी राक्षसी जानवर पहले से ही राक्षस में बदल चुका होता। इसलिए 9वां क्रम राक्षसी जानवरों के लिए एक उच्चतम सीमा था और ऐसे बहुत कम राक्षसी जानवर थे जो अपनी जन्मजात शारीरिक क्षमताओं और रक्तवंश की ताकत के जरिए इस स्तर तक पहुंच सकते थे। इस प्रकार राक्षसी जानवरों में अत्यंत शक्तिशाली प्राणी दुर्लभ थे। हालांकि दानव और अप्सरा जातियों की तुलना में राक्षसी जानवर अभी भी काफी दुर्जेय प्राणी थे। मानवों की दृष्टि से उनकी शक्ति बेमिसाल थी। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ा, उन्होंने कभी कभी कुछ कमजोर राक्षसी जानवरों को भी हराया। चूंकि ये जानवर जल्दी मारे जा सकते थे और उनके शव को सुरक्षित रखा जा सकता था, इसलिए इनसे निपटने में कम परेशानी होती थी। अगर वे मौके पर शव को संसाधित नहीं करते थे तो खून की गंध भी बड़ी समस्या नहीं बनती थी। पहली रात आ गई। वे एक ऊंचाई पर स्थित एक बड़े पेड़ के नीचे ठहरे। रात के समय पेड़ों पर रहना जमीन पर रहने से कहीं ज्यादा सुरक्षित था। सभी थोड़े थके हुए थे, लेकिन दीपक सबसे ज्यादा थका हुआ था। उसकी शारीरिक स्थिति सबसे कमजोर थी, भले ही वह युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। यात्रा की थकावट ने उसके छोटे शरीर को बुरी तरह प्रभावित किया। तेजस ने उसे रस्सी से एक मोटे पेड़ की टहनी से बांध दिया और वह बच्चा तुरंत सो गया। चांदनी ने दिन का अधिकांश समय उड़ान भरने में बिताया था, जिससे वह मानसिक रूप से काफी थकी हुई थी। वह भी जल्दी सो गई। उधर तेजस, विवेक और गौरवलाल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने बारी बारी से निगरानी करने का निर्णय लिया। फिलहाल तीनों पेड़ के नीचे बैठकर धीमे स्वर में बातें कर रहे थे। छोटे तेजस, तुमने बर्फ के टुकड़ों को इस्तेमाल करने की कौन सी तकनीक बताई थी? चूंकि हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो तुम मुझे अभी क्यों नहीं बताते? विवेक ने मुस्कुराते हुए पूछा। गौरवलाल ने आश्चर्य से देखा। अरे, क्या सबसे बड़ा भाई सच में तेजस से निर्देश मांग रहा है? आज की यात्रा ने गौरवलाल की तेजस के प्रति धारणा को फिर से बदल दिया था। टीम का नेतृत्व सबसे बड़े भाई विवेक कर रहे थे। हालांकि पहाड़ में प्रवेश करने के बाद से तेजस ही युद्ध की रणनीति तय कर रहा था। मुठभेड़ों में उसकी प्रतिक्रियाएं सबसे शांत और सटीक होती थीं। अवचेतन रूप से सभी को लगता था कि वह टीम का मुख्य हिस्सा है और विवेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।